ओके, तो 11वीं क्लास का जो मैंने प्रथम लेसन आपका लिया था समय की शुरुआत से, वो हम लोग उसके नोट्स पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब इसके हमें क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है जैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स जो मशीनिज़्म जो है उसके बारे में। तो औजार बनाने के पीछे उनकी क्या सोच रही थी, क्या उनका यूज था और कैसे कैसे उन्होंने किया। तो ये वाइस वर्सा ही काम करता है। जैसे मस्तिष्क के आकार और उसकी वृद्धि में क्षमता हुई, औजारों के इस्तेमालों के लिए, बच्चों या चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, सीधे खड़े होना, आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना। ये जो हैं इनमें से सकारात्मक पुष्टिबुद्ध व्यवस्थाएं हैं, मतलब जो इनपुट्स जो आते हैं। मैं जब वो सीधा खड़ा हो गया तो हाथ उसके फ्री हो गए। अब फ्री हाथ हो गए तो फिर उसे अपनी रक्षा के लिए, भोजन के लिए और शिकार के लिए औजारों की आवश्यकता हुई, तो उसने औजार बनाए। तो ये एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था है। इसे कैसे देखो, इस व्यवस्था को हम ऐसे ही समझ सकते हैं। 4 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं इसमें। आँखों से निगरानी, शिकार और भोजन की तलाश से लंबी दूर तक घूमते रहते थे, मस्तिष्क के आकार उसकी क्षमता में विकास हुआ, सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों को स्वतंत्र या मुक्त बनाया। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, औजार बनाने की कला सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। इसके साथ ही साथ अनेक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिला और उससे क्या क्या लाभ मिला। मतलब इसी का जो पार्ट है वो औजार के निर्माण से आदि मानव भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सका, खेती और शिकार करना आसान हो गया, उनकी सहायता से मिट्टी के बर्तन अब अच्छी तरह से बनाने लगा, रहन सहन और खान पान का स्तर भी एकदम अच्छा हो गया। उसके औजारों से उसके पहनावे में बहुत सुधार हुआ। अब वो खाल को ऐसे ही नहीं लपेटता था बल्कि उसको एक आकार देकर पहनने लगा था। इस तरह के जो साक्ष्य हैं, जो औजार बनाने के साक्ष्य, वो इथोपिया के पुरास्थलों से मिलते हैं। यह माना जाता है कि पत्थर और औजार के पहले ऑस्ट्रोपिथेकस मानव, यानी कि जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, उसका भी प्रयोग किए होंगे ऐसा लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव और लंगूर का वानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार, उनकी शारीरिक रचना की समानता पाई जाती है। इससे संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ। व्यवहार और शारीरिक रचना शीर्षक के अंतर्गत 2 अलग अलग स्तंभ बताइए और इनकी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें विकास के क्रम में ले जाता है क्वेश्चन की, मनुष्य का विकास लंगूर या वानरों से कैसे हुआ। ठीक है जी। व्यवहार के स्तर पर हम देखते हैं इसकी व्यवस्था, इस क्वेश्चन की व्यवस्था हम देखते हैं। इसकी व्यवस्था देखो, व्यवहार के स्तर पर समझते। बंदर, वानर या एपी होमोनिड्स हैं। होमोनिड्स वर्ग के ऊपर समूह को विकसित हुआ। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को सीधा खड़ा करना चाहिए, पैर लोचकदार हुए थे। बनावट के आधार पर इन्होंने हथियार और बनाए, उनके इस्तेमाल किए। दूसरा बात, शरीर रचना के आधार पर मानव के जो आरंभिक लक्षण है वो उनसे बहुत ज़्यादा मैच भी खा रहे हैं। आज भी उनके लक्षण बेकार हैं, जैसे आगे के दांत बड़े, हाथों को विशेष दक्षता देना, सीधे खड़े होकर चल जाना, सीधे खड़े होने से हाथ फ्री होने लगे, आगे के अंगों का लंबा हो जाना, हाथ पैरों का ढीला। तो ये पुराने और आज के दोनों चीज़ें मैच करती आ रही हैं। देखो, दोनों प्राइमेट एक ही उपसमूह के जीव हैं, मनुष्य भी और ये भी। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। वानर, मानव और लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। इन प्राणियों के दांतों की बनावट अलग अलग होती है। मादाओं में बच्चों के दूध पिलाने के लिए स्तनग्रंथि होती है। कितनी इंपॉर्टेंट सारी। व्यवहारिक, पैरों पर खड़े होकर चलते हैं, अनुकूल बनाने में समर्थक अवस्था, शरीर की अवस्था को अनुकूल बनाते हैं, समझदारी की और शक्ति को का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और ये बच्चों को उठाकर चलते हैं, दोनों बच्चों को उठाकर चलते हैं। अंतर क्या है, मानव 2 पैरों पर चलता है, वानर 4 पैरों पर चलते हैं। मनुष्य ज़्यादा प्रबुद्ध है, वानर थोड़े कम प्रबुद्ध हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का आकार बड़ा है, जानवरों के जबड़े का आकार बड़ा है। मनुष्य अपने पैरों पर अधिक समय तक खड़ा रह सकता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते।
ठीक है जी। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो है आपका मानव उद्भव के क्षेत्रीय नियंत्रणों के विचार को। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, अच्छे से देखना भी है। जैसे क्षेत्रीय नियंत्रण मॉडल, प्रतिस्पर्धा मॉडल, ये होते क्या हैं एक्चुअली, ये पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के साक्ष्य एवं प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में सर्वाधिक मिलते हैं? संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, औजार बनाना या आग का प्रयोग। यानी कि संग्रहण यानी कि गैथरिंग, चीज़ों का गैथरिंग करता है, यूज़ ऑफ फायर, टूल मेकिंग। ये जो साक्ष्य हैं ये किन अभिलेखों से सर्वाधिक मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको हमें अच्छे से पढ़ना है तो हमें पता चल जाएगा किस तरह से और किस युग में कौन सा औजार बनाया गया। पुरा पाषाण में क्या था, मध्य पाषाण में क्या था, नवपाषाण काल में क्या था। उन औजारों के बारे में हमें अच्छे से डिस्कस कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विकास के क्रम का एक जादुई अंग है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने मनुष्य को विकास के दूसरे चरण पर भेज दिया था जो अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये ऐसे है, देखो। भाषा के प्रयोग से शिकार करने और आश्रय बनाने के काम में कितनी मिली? बहुत मदद मिली। जब हम हाथों को चलाना समझ रहे थे, इनकी भाषा में बोलने से ही एक दूसरे को बुलाने लगे, ग्रुप बनाने लगे, मदद लेने लगे। बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए इन्होंने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, गाने गुनगुनाने लगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बात को लेकर हमें काम करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है जी। घटनाक्रम में सबसे पहले जैसे कालम दो घटनाक्रम ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो आते हैं। घटा दफनाने की व्यवस्था के प्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं हमें, निएंडरथल मानव का लोप हो जाना, इनकी उनका ख़त्म हो जाना कैसे हुआ। ये सारे क्वेश्चंस हमें अपनी नोटबुक में भी करने हैं, इनको अच्छे से समझना भी है। और अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो जाता है, ही कैन शेयर विद मी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके। तो बच्चे सभी काम करेंगे, अपना काम नोटबुक में लिखेंगे और मुझे पिक्स भेजेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेफ भी रहना है और इस बीमारी से बच के भी रहना है। ओके, गुड बाय।